लोक प्रशासन एमए पूर्वार्ध के विद्यार्थियों का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लाइन स्टाफ के संदर्भ में स्टाफ एजेंसियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा हम जान चुके हैं, लाइन और स्टाफ दो विभिन्न प्रकार के कार्य, दो विभिन्न प्रकार के संगठन, दो विभिन्न प्रकार के एजेंसियां हैं जो मुख्य कार्यपालिका को संगठन के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, लाइन और स्टाफ। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका संबंध मूलतः संगठन के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं उनके उद्देश्य और प्रकृति से संबंधित है। तो जब हम लाइन एजेंसी की बात कर रहे हैं तो ये वे एजेंसियां हैं जो मूलतः उन उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हैं या जिम्मेदार हैं जिनके लिए संगठन का निर्माण किया गया था। और जब हम स्टाफ एजेंसियों की बात करते हैं तो इसमें वे संगठन या वे संस्थाएं, वे लोग जो मुख्य कार्यपालिका को और लाइन स्टाफ को, लाइन को उनके उद्देश्यों को पूरा करने में अनेक प्रकार की सहायता उपलब्ध कराते हैं। अब अनेक प्रकार की सहायता जो है उसको हम कई हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ सहायता ऐसी होती है जो सूचना उपलब्ध कराकर, कुछ सहायता ऐसी होती है जो तकनीकी मदद पहुंचाकर, कुछ सहायता ऐसी होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करना। तो स्टाफ एजेंसियां जो हैं परामर्श, सूचना देना, उपलब्ध कराना, अनुसंधान करना, नई खोज करना, नए विचार देना, ये थिंक टैंक जिसको कहते हैं, यह भी एक स्टाफ एजेंसी का कार्य। तो कुल मिलाकर जो स्टाफ होती है उनका उद्देश्य क्या होता है कि यह मुख्य कार्यपालिका को और सूत्र अभिकरण लाइन को उनका जो उद्देश्य है, उनके जो कार्य हैं, उस कार्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करती हैं। और ये सहायता, जैसे मैंने बताया, तकनीकी सहायता भी हो सकती है, विशेषज्ञ सहायता भी हो सकती है, यह एक रिसर्च और डिज़ाइन संबंधी सहायता भी हो सकती है, और ये मैनुअल सहायता जिसको हम कह सकते हैं फाइल ऑपरेशंस के माध्यम से भी हो सकती है। तो स्टाफ जो एजेंसियां हैं उसको पिफनर ने 3 प्रकार बताए कि 3 प्रकार की सामान्यतः स्टाफ एजेंसियां होती हैं। और अगर संगठनों के रूप में देखना चाहें तो भारत सरकार के कौन कौन से महत्वपूर्ण संगठन हैं, तो कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट समितियां, योजना आयोग जो अब वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय का प्रशासनिक निगरानी विभाग और वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण इकाइयाँ, इनको हम स्टाफ एजेंसी के रूप में इनको लेबल कर सकते हैं, इनको डिमार्केट कर सकते हैं या इनको हम इंगित कर सकते हैं। पिफनर ने स्टाफ एजेंसियों की 3 प्रकार बताई। उन्होंने कहा कि पहला जो है प्रकार, उसको हम सामान्य स्टाफ कहते हैं, जो आमतौर पर सलाह, सूचना संग्रहण और अनुसंधान आदि के जरिए प्रशासनिक कार्यों में प्रमुख कार्यकारी की मदद करता है। सामान्य स्टाफ का जो बुनियादी उद्देश्य है वो प्रमुख कार्यकारी के लिए एक छलनी और जो है नली का काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? छलनी और नली या चिमनी का मतलब ये हुआ कि जितने भी सूचनाएं आ रही हैं मुख्य कार्यपालिका के पास, वो सारी की सारी सूचनाएं अगर मुख्य कार्यपालिका स्वयं उसको देखे, समझे और उसका विश्लेषण करे तो काफ़ी समय ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये जो सहायक स्टाफ होती है वो कार्यालय में आने वाली सारी सूचनाओं को और फाइलों को स्टडी करता है, और जो महत्वपूर्ण सूचनाएं जिसकी आवश्यकता मुख्य कार्यपालिका को पड़ेगी, केवल उन्हीं सूचनाओं को उस तक जाने देता है, और बाकी जो सूचनाएं जिन जिन अधिकारी कर्मचारियों के पास जानी चाहिए उन तक भेज देता है। इस प्रकार से यह मुख्य कार्यपालिका के समय की बचत करता है। तो ये हो गया सामान्य स्टाफ का मतलब। अब दूसरा हम देखें तकनीकी स्टाफ। तो तकनीकी स्टाफ वे हैं जो तकनीकी मामलों में प्रमुख कार्यपालिका को सलाह देते हैं या लाइन एजेंसियों को सलाह देते हैं, और इनका जो संबंध है वो
कार्यात्मक पर्यवेक्षण से भी रहता है। ये विशेष स्टाफ या कार्यात्मक स्टाफ कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी विशेष डिग्रीधारी होते हैं या कोई एक क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। तीसरा जो है वो सहायक स्टाफ कहलाता है। ये रेखा एजेंसियों को सामान्य गृह व्यवस्था संबंधी सेवाएं देता है, और हाउस कीपिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। ये सामान्यतः कागज़ों की सप्लाई है, फाइलों की सप्लाई है, कुर्सी, टेबल, चेयर, यानी ऑफिस को मेंटेन करने के लिए जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो यह उपलब्ध कराता है। एल.टी. वाइट और विलोबी स्टाफ एजेंसियों में जो सहायक एजेंसियां हैं, यानी जो सहायक स्टाफ, इसको शामिल नहीं करते हैं और उन्हें एक अलग और भिन्न इकाई मानते हैं। वाइट उन्हें सहायक सेवाएं कहते हैं, जबकि विलोबी उन्हें संस्थागत या गृह व्यवस्था सेवाएं कहते हैं। जॉन गॉस उन्हें सहायक तकनीकी स्टाफ सेवा कहते हैं। कुल मिलाकर जो स्टाफ एजेंसी हैं वह उनका काम क्या है, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो सहायक एजेंसियां हों, ये सहायक सेवाएं या गृह व्यवस्था सेवा करने वाले या इंस्टीट्यूशनल या हाउस कीपिंग एक्टिविटी करने वाले जो संस्थाएं हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि जो मुख्य कार्यपालिका है या जो लाइन एजेंसी है, उनके कार्यों को फैसिलिटेट करना, उनके कार्यों को सहायता प्रदान करना, ताकि वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। तो ये प्रत्यक्ष रूप से संगठन के जो उद्देश्य हैं उसको पूरा करने में इनका प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, इनका अप्रत्यक्ष योगदान है। ये लाइन को मदद करती है और लाइन जो है इनकी मदद से उन उद्देश्यों को पूरा करता है जिसके लिए संगठन का निर्माण हुआ है। अब स्टाफ एजेंसियों के क्या लक्षण हैं? तो जैसा हमने अभी तक चर्चा की कि ये गौण या समर्थक कार्य करते, सपोर्टिव एक्शन है इनका, बिहाइंड द कर्टेन, यानी कि नेपथ्य में रहकर ये कार्य करते हैं। ये सांगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति में लाइन की मदद करते, लाइन एजेंसी की मदद करते हैं। इनके पास निर्णय लेने और आदेश व निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं होता। इनकी भूमिका प्रकृति से परामर्शी है, यानी ये परामर्श और सहायता प्रदान करते हैं और लाइन जो है उनको सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। लेकिन ये लाइन को आदेश नहीं करती कि आपको जो परामर्श दिया गया उसी के अनुसार आप कार्य करें। इनका काम परामर्श देना है और उन परामर्श के अनुसार लाइन जो है फैसले करती है। तो अंतिम जो फैसला है वो लाइन एजेंसी के द्वारा किया जाता है। स्टाफ जो है उन्हें आवश्यक तथ्य सूचनाएं और विशेषज्ञ जो परामर्श है वो प्रदान करती है। तो ये एक कह सकते हैं कि प्रमुख अंतर है लाइन और स्टाफ में, कि स्टाफ जो है वो निर्णय नहीं लेता, वह परामर्श देता है और ये संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्षतः जिम्मेदार नहीं होता। इसलिए ये क्लाइंट यानी जो जनता या कस्टमर है उसके संपर्क में भी नहीं आता है, अज्ञात रूप से सक्रिय रहता है। और अमेरिका के ब्राउन लोग जो कमेटी है 1937 में उस जो गठित की गई थी, उसने स्टाफ को एनोनिमस, अज्ञात रहने की भी जो है सलाह दी कि भी आप प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। आपका जो काम है, स्टाफ का काम है, वो सूचना परामर्श देना है, न कि फैसले लेना और न कि घोषणाएं करना कि हम ये कर देंगे या हम वो कर देंगे या हमें ये करना है, हमने आपके लिए ये किया है। आप बैकग्राउंड में रहकर लाइन को सपोर्ट करें। लाइन का यह दायित्व होगा कि वह क्लाइंट्स के साथ जो है उसके संपर्क में रहे और उनकी ज़रूरतों के अनुसार फैसले करें। मूनी के अनुसार स्टाफ एजेंसियां 3 काम करती हैं। ये सूचना एकत्र करना, प्रमुख कार्यकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव को देना, शोध, अध्ययन और जांच का कार्य करना। दूसरा, परामर्श कार्य करना, निर्णय निर्माण में मुख्य कार्यपालिका को कार्यकारी सुझाव मतलब वर्केबल सजेशंस देना कि क्या उचित निर्णय
उचित निर्णय के लिए क्या सही रहेगा, ऐसा परामर्श देना। और तीसरा पर्यवेक्षकीय कार्य, सुपरवाइजरी वर्क। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रमुख कार्यपालिका जो है, जो निर्णय लेती है, उस निर्णयों को संबंधित एजेंसियां लागू कर रही है या नहीं कर रही हैं, इसका ध्यान मुख्य कार्यपालिका की ओर से रखना। तो ये 3 प्रमुख कार्य जो है वो मूनी ने स्टाफ एजेंसियों के बारे में बताया। उसी तरह पिफनर कहते हैं स्टाफ एजेंसियों का मुख्य कार्य है सलाह, शिक्षा और सुझाव देना, तालमेल रखना, तथ्यान्वेषण और शोध करना, संपर्क और सहकार के कार्य करना, रेखा की सहायता करना और रेखा से जो भी डेलीगेटेड अथॉरिटी मिलता है यानी प्रत्यायोजित अधिकार मिलता है उसका प्रयोग करना। तो मूलतः यह जो प्रत्यायोजित अधिकार होता है वो सुपरवाइजरी वर्क के लिए होता है, तो वो कार्य करना और योजना का निर्माण करना। तो एक कुल मिलाकर स्टाफ एजेंसी के बारे में आपने जो समझा वो यह है कि यह मूलतः मुख्य कार्यपालिका के ही दायित्व थे जो ये कर रहा है, लेकिन इसके होने की वजह से मुख्य कार्यपालिका को अधिक समय मिलता है और उसके जो प्रभाव का विस्तार होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि यह मुख्य कार्यपालिका के लिए अधिक आँख और अधिक कान और अधिक हाथ के रूप में सहायक होते हैं। यानी इनके कार्य जो है मुख्य कार्यपालिका को किस रूप में मदद करते हैं कि मुख्य कार्यपालिका का जो पर्यवेक्षण करने का या चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वह बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये जो कुछ भी करते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव करते हैं। इसीलिए अपनी योजनाओं को लागू करने में ज़्यादा आँखों, ज़्यादा कानों और ज़्यादा हाथों का सहायता के रूप में मुख्य स्टाफ को हम देख सकते हैं। तो पिफनर प्रेस्टस भी मुख्य कार्यपालिका के घनिष्ठ मित्र के रूप में स्टाफ का वर्णन करते हैं। तो अब तीसरी जो बात ऑक्सिलरी एजेंसी के बारे में है, जैसा मैंने बताया था, इनको जो है किस रूप में देखा जाता है कि ये किसी भी संगठन में उन मूलभूत व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं जिनके बिना सामान्य जो कार्यालयीय प्रक्रिया है वो संचालित नहीं की जा सकती। यानी ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह का जो काम है वो ऑक्सिलरी एजेंसी करती है। इसीलिए आप देखिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWB जो है WD, ये इसका काम है कि सभी विभागों के लिए भवनों का निर्माण करना, फर्नीचर्स की व्यवस्था करना, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी भवन निर्माण संबंधी कार्य और जो है फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था करना। कानून मंत्रालय भी यही काम कर रहा है कि जितने भी विभाग हैं वो जो भी नियम बनाते हैं, प्रक्रियाएं बनाते हैं, वो नियम प्रक्रियाएं कानून के अनुसार है, यानी ये सजेशंस कानून मंत्रालय देता है। इसी तरह वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों को वित्त संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उनकी जो डिमांड्स होती हैं पैसों की वो उसकी पूर्ति करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग, संसदीय मामलों का विभाग और आपूर्ति और सुपुर्दगी के महानिदेशक, ये जो है DGSND लास्ट वाला, ये सबका एक ही उद्देश्य है। इनके कार्यों की प्रकृति को अगर हम देखें तो ये सभी मंत्रालयों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में मदद करती है। सेंट्रलाइज्ड एजेंसीज हैं और ये सभी सरकार के मंत्रालयों की जो एक ज़रूरतें होती है, कार्मिकों की आवश्यकता होती है, ये जो है सूचनाएं इनको चाहिए होती हैं, इनको पैसे चाहिए होते हैं विभागों को कार्य करने के लिए। तो ये सारे जो मंत्रालय, ये एजेंसियां हैं, सहायक एजेंसियों के रूप में जानी जाती हैं। तो अब अगर हम तो व्यापक दृष्टि से देखें तो स्टाफ और जो सहायक एजेंसियां हैं ये कर क्या रही हैं, तो ये लाइन एजेंसियों को उनके उद्देश्यों को पूरा करने में मदद कर रही है। ये दोनों ही जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, लेकिन वो जो है इनके सहायता के बिना लाइन एजेंसी अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकती। सहायक जो एजेंसियां हैं वो स्टाफ एजेंसियों से थोड़ा अलग है, क्योंकि स्टाफ एजेंसियां रेखा एजेंसियों को सलाह देती हैं, लेकिन सहायक एजेंसियां रेखा एजेंसियों को सामान्य गृह व्यवस्थाएं सेवाएं देती हैं, ये परामर्श नहीं देती।
स्टाफ एजेंसियों की कोई कार्य संबंधी जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि सहायक एजेंसियों की कार्य संबंधी जिम्मेदारी, यानी इनको कुछ काम करके मदद करना होता है। जैसे लोक सेवा आयोग है, सभी विभागों के महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी जो है वो लोक सेवा आयोग की है। तो उसका यह कार्य है कि वो इन विभागों में जितने भी अधिकारियों के पद रिक्त हैं उसके लिए परीक्षाएं आयोजित करे और अधिकारियों की सूची जो है तैयार करके उन्हें प्रदान करें, ताकि रेखा जो एजेंसियां हैं या विभाग हैं उनके कार्य बाधित न हो। तो इनके पास, यानी कि जो सहायक एजेंसियां हैं, इनके पास कार्य संबंधी जिम्मेदारी होती है, जबकि स्टाफ एजेंसियों को कार्य संबंधी जिम्मेदारी नहीं होती। स्टाफ एजेंसियां प्राधिकार का प्रयोग नहीं करती, यानी ये निर्णय नहीं लेती, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, जबकि सहायक एजेंसियों के पास सीमित अधिकार प्रयोग करने का, मतलब सीमित प्राधिकार प्रयोग करने का अधिकार होता है और अपने क्षेत्र में निर्णय लेती है। जैसे वित्त मंत्रालय के बारे में कहा जा सकता है कि वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों द्वारा मांगे गए जो बजट है उसके ऊपर प्रश्न पूछता है, उसमें कमी भी कर सकता है, तो इसके पास लिमिटेड जो है अथॉरिटी। परंतु वित्त मंत्रालय किसी विभाग के जो द्वारा मांगी गई राशि है उसको बढ़ाता नहीं है, बल्कि उसको कम करने या उन राशियों के औचित्य पर प्रश्न पूछ सकता है। कम तो कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। तो इनके पास लिमिटेड राइट्स हैं, यानी जो सहायक एजेंसियां हैं ये इनके पास निर्णय लेने के सीमित अधिकार होते हैं, जबकि स्टाफ एजेंसियां जो है निर्णय नहीं लेती और वो मात्र परामर्श देती है। तो स्टाफ एजेंसियों के कार्य और अधिकार क्षेत्र सहायक एजेंसियों से ज़्यादा और व्यापक है, और जो केवल रेखा एजेंसियों को कायम रखने से सरकार रखती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्टाफ एजेंसी हैं वो मूलतः लाइन के कार्यों को करने में सहायता प्रदान कर रही है, उसके बगैर लाइन अपने कार्यों को सही तरीके से, यानी आप स्वयं सोचें कि अगर सही सूचना नहीं मिली या सही तकनीकी सेवाएं नहीं मिली या विशेषज्ञ राय नहीं मिली तो लाइन जो है फैसले नहीं कर सकता। इसलिए जो स्टाफ एजेंसीज़ हैं उनके कार्य अधिकार क्षेत्र सहायक एजेंसियों से ज़्यादा व्यापक होते हैं। अब असली जो मुद्दा है वो ये है, लाइन और स्टाफ के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ये एक बहुत पुराना प्रशासन के क्षेत्र में एक मुद्दा बना हुआ है कि लाइन ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं या स्टाफ। तो अभी तक की जो बातें हमने पढ़ी और जानी, इससे तो ऐसा आभासीय तौर पे प्रतीत होता है कि लाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो फैसला लेता है, उसके पास अधिकार होता है, वही निर्णय लेता है और जनता के समस्याओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से वो जुड़ा होता है। और हर कोई जो है लाइन एजेंसी में काम करना पसंद करता है, क्योंकि उसमें नाम भी है, पहचान भी है, शोहरत भी है, यानी जिम्मेदारियां भी है उसके पास। लेकिन स्टाफ चूँकि पर्दे के पीछे रहकर सहायता प्रदान करता है, तो उनके कार्य जो है होते तो जटिल प्रकार के हैं, वे विशेषज्ञ भी होते हैं, वो रिसर्च और डिज़ाइन में भी लगे होते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, रिसर्च डिज़ाइन का टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं होता। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण और पदानुक्रम में किसे ऊपर रखा जाना चाहिए, यानी कि किसी संगठन में लाइन को ज़्यादा महत्व दिया जाए या स्टाफ को ज़्यादा महत्व दिया जाए। तो इसको लेकर एक द्वंद्व बना हुआ रहता है। लेकिन ये चीज़ हम सबसे पहले स्पष्ट कर दें कि दोनों के बिना संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए दोनों जरूरी है, दोनों का जो मकसद है एक दूसरे का पूरक बनना है। लेकिन समस्या आती क्यों है? समस्या इसलिए आती है कि जैसा मैंने कहा कि पहचान को लेकर समस्या आती है, काम तो दोनों के महत्वपूर्ण है, लेकिन नाम किसका होता है? लाइन एजेंसी का होता है। स्टाफ जो है वो पर्दे के पीछे से सहायता उनको प्रदान करता है, तो स्टाफ को नाम नहीं होता। और अगर अपन ध्यान से देखें तो स्टाफ में जो लोग होते हैं वो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो विशेषज्ञ होते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। अब आप देखिए कि ये पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं,
जो अपने विषय से संबंधित ज्ञान हासिल करते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं। ये रिसर्च डिज़ाइन में भी लगे हुए लोग हैं, अनुसंधान कार्य करने वाले लोग हैं, लेकिन इनको उतना नाम नहीं होता, इनको अधिक वेतन भी नहीं मिलता लाइन की तुलना में। तो ये एक जो है समस्या पैदा होती है, और ये समस्या भारतीय प्रशासन में सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के रूप में हमको दिखाई देती है। तो लाइन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो सामान्यज्ञ होने वो कहलाते हैं, और उन्हें ज़्यादा जो है उनका रैंक और उनका प्रोफाइल और उनका जो अधिकार है और नाम है, स्टेटस है, ये उन्हें ज़्यादा प्राप्त होता है। सैलरी भी उन्हें ज़्यादा मिलती है, ये एक तनाव का कारण बन जाता है। और ये जो विशेषज्ञ लोग होते हैं उनको उतना नाम सम्मान नहीं मिलता और उतना उनको वेतन भी नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है भारतीय प्रशासन में, जो सामान्यतः सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के रूप में हम पढ़ते हैं। तो यही चीज़ यहाँ भी आप देखें कि लाइन स्टाफ जो है उनमें एक सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ की है? अथॉरिटी को लेकर। लाइन जो है अधिकार अथॉरिटी को अधिक से अधिक अपने हिस्से में कर लेती है, क्योंकि वो कहती है कि हम अंतिम फैसला हम लेते हैं। फैसला चूँकि हम लेते हैं इसलिए हम जो है जिम्मेदार हैं, इसलिए हम जो है हमें ज़्यादा स्टेटस मिलना चाहिए। दूसरी जो समस्या आती है कि लाइन और स्टाफ में अगर देखा जाए, जैसे मैंने बताया सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ का अंतर, तो विशेषज्ञ जो है बनना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए आपको विशेष पढ़ाई करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तकनीकी योग्यता हासिल करने की, लेकिन बदले में उनको न तो उतना वेतन नहीं उतना सम्मान मिल पाता है। यह भी यही कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। इधर लाइन जो है वो आरोप लगाता है स्टाफ के ऊपर कि स्टाफ के लोग जो है हवाई दृष्टिकोण अपनाते हैं, यानी कि वो जो है प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होता है, वो थियोरिटिकल होते हैं, वो लैबोरेटरी में बैठकर आइडियाज़ डेवलप करते हैं। लेकिन लाइन के लोगों को चूँकि फील्ड में उतरना पड़ता है और क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेने पड़ते हैं, तो इसलिए जो स्टाफ के लोग हैं वो अवास्तविक योजनाएं और विचार उन्हें सप्लाई करते हैं। वास्तव में फैसला तो हमको लेना पड़ता है, इसलिए ये अधिकार जो है हमारा और सम्मान ज़्यादा हमको प्राप्त होना चाहिए, अधिकार भी हमें ज़्यादा प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हम समस्याओं को फील्ड में फेस करते हैं, क्लाइंट के साथ हमें जो है उनके सामना करना पड़ता है। तो एक दूसरे के साथ इनका जो दृष्टिकोण होता है वो इन्हीं कारणों से संघर्षपूर्ण बना रहता है। यानी लाइन अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और स्टाफ जो है अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए क्या करता है? संघर्ष करता है। तो अब अगर हम इसके ऊपर जो है बात करें कि इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, तो इसका एक दृष्टिकोण में परिवर्तन की हमें आवश्यकता होती है। वो दृष्टिकोण में परिवर्तन क्या है कि देखिए, कोई भी जब निर्णय लिया जाता है तो सूचनाएं और परामर्श तो स्टाफ देता है, लेकिन अंतिम फैसला लाइन लेता है। अब यहाँ पर केवल लाइन को जिम्मेदार बता देना भी उचित नहीं है, इसलिए क्योंकि जो फैसले लिए जा रहे हैं लाइन के द्वारा, सूत्र के द्वारा, वो स्टाफ द्वारा जो सप्लाई किया गया है, मैंने सूचनाएं दी गई हैं, परामर्श दिया गया, उन्हीं के आधार पे लाइन फैसले ले रहा है। तो फैसला अगर सही है तो दोनों पक्षों को श्रेय मिलना चाहिए, और अगर फैसला गलत होता है तो लाइन भी और स्टाफ दोनों को उत्तरदायी मानना चाहिए। इसीलिए ये अगर हम दोनों को उत्तरदायी बना देते हैं तो फिर क्या है कि श्रेष्ठता का भाव भी दोनों में होगा, और अगर दोष है तो दोनों को समान रूप से दोष मिलेगा। तो भूमिकाएं हमें बदल देनी चाहिए। ये एक और सुझाव है कि स्टाफ वालों को लाइन में और लाइन वालों को स्टाफ। तो इससे क्या है कि दोनों एक दूसरे की परिस्थिति को अच्छे से समझेंगे। स्टाफ ज़्यादा व्यवहारिक सुझाव दे पाएगा, और जब स्टाफ के लोग लाइन में आएंगे तो उनको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या होती है। इसलिए रोल जो है एक्सचेंज होना चाहिए, इंटरचेंज होना चाहिए।
इसके अलावा कि लाइन और स्टाफ को एक दूसरे के साथ डायलॉग्स करने चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। स्टाफ जब कोई परामर्श दे, तकनीकी विशेषज्ञ जब कोई परामर्श दे, तो लाइन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी क्या डिमांड है, उसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए और लाइन की पोजीशन को समझ के ही स्टाफ को जो है उस पर विचार करना चाहिए। ये नहीं कि स्टाफ के लोग जो हैं लाइन के ज़रूरतों को ध्यान में रखे बगैर क्या होना चाहिए के आधार पर फैसले करें। तो ये जो है काल्पनिक नहीं होना चाहिए। स्टाफ के द्वारा जो सूचनाएं परामर्श दी जा रही है वो कल्पनाओं पर नहीं बल्कि यथार्थ पर होना चाहिए और यथार्थ का ज्ञान उनको लाइन के साथ विचार विमर्श करके और उनकी समस्याओं को जानकर ही वो कर सकेंगे। इसलिए दोनों के बीच क्या होना चाहिए, एक क्लोज नेक्सस होना चाहिए। दोनों साथ बैठकर फैसले करें और मिलजुल कर निर्णय लें। तो इसलिए ये इस समस्या को निपटने के लिए एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा फीजिबल है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि सभी एक धरातल पर रहें। लाइन को सामान्यतः हम मानते हैं कि किसी भी संगठन में ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है, वर्टिकल होता है, यानी कि ये जो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जबकि स्टाफ कहते हैं कि क्षैतिज के रूप में यह क्षैतिज इसका स्थान होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड होता है और ये जो है हायरार्की में शामिल नहीं है। ये सजेस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और ये इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, इसलिए ये हायरार्की में शामिल नहीं। तो ये जो समस्या है उच्च नीच पदानुक्रम का, इसको दूर करने का एक उपाय है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस को, संगठनों को हायरार्किकल न बनाकर उसको एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में रखें, यानी एक ही धरातल पर सभी हों और अपने अपने कार्य के द्वारा वो उनके पोजीशन, उनके महत्व को पहचाना जाए। यानी जैसा वो काम कर रहे हैं हर इकाई अपने काम के द्वारा जाना जाए, न कि अपने पोजीशन की वजह से संगठन में उनका कोई स्टेटस बने या उनको अथॉरिटी दी जाए। हर काम महत्वपूर्ण है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि कोई एक हायरार्की नहीं होती, कोई पद सोपान नहीं होता, कोई पिरामिडीय स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि सभी एक ही धरातल पे होते हैं और हर यूनिट अपने अपने एक विशेष कार्य से जाना जाता है और कोई यूनिट एक दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं होता। तो ये सारी बातें स्टाफ और लाइन के संदर्भ में मैंने आपको बताई कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट का क्या कारण है और इसको दूर करने के क्या उपाय है। तो अगर हम विस्तार से देखें तो हमने इस शीर्षक में क्या क्या सीखा, तो मैंने आपको शुरू से ये बताया कि लाइन और स्टाफ जो है दो कॉन्सेप्ट हैं, दो अवधारणाएं हैं। इसका मूल जो उद्देश्य है इस शीर्षक को अध्ययन करने का कि किसी भी संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और इन कार्यों की जो प्रकृति होती है वो एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन केवल इस आधार पे कि कुछ लोग जो हैं वो निर्णय लेते हैं और वो महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो जनता का सामना करते हैं, तो उन्हें अधिक महत्वपूर्ण माना जाए और बाकी जो लोग पर्दे के पीछे रहकर उनके निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर रहे हैं उनको कमतर आंका जाए, तो इस भावना को दूर किया जाना जरूरी है। तो यह जो अवधारणा है, आरंभ में मैंने ये बात बताई थी कि इस अवधारणा का जो आरंभ होता है संगठनों में वो सैनिक संगठनों से लिया गया था। उद्देश्य यह था कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार बनाया जाए, क्योंकि अगर सभी को जिम्मेदार बनाते हैं तो फिर जो है वो जो चीज़ सबकी होती है तो वो उसमें दायित्व का बोध जो है उसका डायल्यूशन हो जाता है। तो हमें कुछ लोगों को जिम्मेदार तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये हमारी शुरुआती जो थी तर्क था, लेकिन हम इस समस्या को जब बड़े गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में किसी भी संगठन की सफलता विफलता केवल मुख्य कार्यपालिका या लाइन एजेंसी कोई पर ही ठहराया नहीं जा सकता या उन्हीं को ऊपर ये सारी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, बल्कि संगठन की जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में सभी लोगों का समान योगदान होता है। और लाइन और स्टाफ जो है
वो दो अधिक से अधिक हम इनको दो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं या भूमिकाएं कह सकते हैं, और इनमें काम करने वाले लोग उतने ही महत्वपूर्ण हैं, स्टाफ उतना ही महत्वपूर्ण है, सहायक एजेंसियां भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लाइन। और इनके बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन को, उसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि रोल शिफ्टिंग होनी चाहिए, यानी भूमिकाओं को बदल दिया जाना चाहिए ताकि सभी एक दूसरे के कार्यों के महत्व को समझें। तो कुछ आप देखेंगे कि निचले स्तरों पर बैंकों में ऐसा होता है कि जो है रोल रिवर्सल होता है। एक व्यक्ति जो कैशियर अकाउंट पर बैठा था उसको फिर अकाउंट्स में डाल देते हैं, यानी बैक एंड में डाल देते हैं, कभी फ्रंट में डाल देते हैं कस्टमर के साथ डील करने के लिए। तो हर व्यक्ति जो है अलग अलग भूमिकाओं में जब वो भूमिकाएं निभाता है अलग अलग प्रकार की, तो सब एक दूसरे के कार्यों के महत्व को समझते हैं और उनके बीच जो है एक साझा दृष्टिकोण पैदा होता है कि संगठन के प्रत्येक व्यक्ति के दायित्व जो हैं, चाहे वो पृष्ठभूमि में काम कर रहा है, सहायता दे रहा है, रिसर्च कर रहा है, विशेषज्ञ परामर्श दे रहा है, या वो जो फैसले ले रहा है, वो सभी महत्वपूर्ण हैं और हमें मिलजुल कर ही संगठन के को प्रभावी बनाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिन उद्देश्यों को लेकर हमने लाइन ऑफ स्टाफ कॉन्सेप्ट को खड़ा किया था संगठन में, वास्तव में इस प्रकार की जो एक विभाजक लाइन खींचना उचित नहीं है। संगठन अपने उद्देश्यों को तभी प्रभावी तरीके से प्राप्त कर पाएगा जब संगठन के सभी वर्ग, सभी कर्मचारी समूह एक दूसरे के कार्यों के महत्व को समझे और उनमें पारस्परिक सौहार्द हो, और उनके बीच जो है यदि प्राधिकार का, अथॉरिटी का, स्टेटस का, रोल का अगर कोई अंतर है तो वो केवल कार्य की जटिलता के आधार पे ही होना चाहिए, न कि उनके द्वारा निभाए जाने वाली भूमिकाएं। और इसीलिए जब कार्मिक प्रशासन में हम इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करते हैं तो अक्सर रैंक क्लासिफिकेशन के बजाय पोजीशन क्लासिफिकेशन को महत्व दिया जाता है कि पोजीशन क्लासिफिकेशन में प्रत्येक व्यक्ति के पद, कर्तव्य, दायित्व के अनुसार ही उसके वेतन का निर्धारण किया जाता है, न कि उसके रैंक के अनुसार से। तो ये सारी बातें कहने का अर्थ यह था कि लाइन और स्टाफ की जो अवधारणा है वो एक जटिल अवधारणा है। इसका उद्देश्य है इस तथ्य को समझना और समझाना कि संगठन में कार्य करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं सभी का कार्य महत्वपूर्ण होता है। ये सोचना कि लाइन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्टाफ कम, तो यह उचित नहीं है। और अगर किसी प्रकार का कोई संघर्ष है तो उसको कैसे दूर किया जाए, जिसमें मैंने प्रमुख रूप से रोल रिवर्सल की बात की, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आशा करता हूँ आपने इसको समझा होगा, और यदि कोई समझने में परेशानी हो तो आप जो है अपने प्रश्न यहाँ रख सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।